बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। खत्ते की सूरत हाल में जो तब्दीली आ रही है उसके असरात पाकिस्तान के ऊपर पड़ेंगे और डेफिनेटली ये पड़ेंगे। हालात ही ऐसे हैं जो ईरान के और इसराइल के बीच में चल रहा है, पाकिस्तान उससे बाहर नहीं रह सकता। अब तक की जो इतलात है उसके मुताबिक ये है कि इसराइली फ़िज़ाइया की ईरान में कार्रवाई की इतलात आई है और ये अमेरिकन मीडिया ने इसको शाया किया है। थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि ईरान ने एक अटैक किया था इसराइल के ऊपर और बकौल ईरान के वो एक कामयाब हमला था, जबकि दुनिया भर में इस हमले के ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत हुई। अक़वाम मुत्तहिदा का एक इजलास भी सलामती कौंसिल का इस पर बुलाया गया और ईरान के दावे के मुताबिक उन्होंने इसराइल को काफ़ी नुकसान पहुँचाया। दूसरी तरफ इसराइल का और अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने अपने जो एंटी मिसाइल सिस्टम है या जो पैट्रियट का एक डिफेंस सिस्टम है या उनके पास आयरन डूम का सिस्टम है उसके ज़रिए से अपने आप को प्रोटेक्ट किया है। ये उनका अपना दावा है, लेकिन ईरान के बकौल उन्होंने एक हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाया और दीगर कुछ जगहों को उन्होंने टारगेट किया था और ये फ़ौजी तनसीबात थी या ऐसे एरियाज थे जहाँ पे फ़ौज या फ़ौज से मुताल्लिका सामान था जहाँ उन्होंने अटैक किया। अब ईरान के ऊपर इसराइल ने कहा था कि वक्त आने के ऊपर वो अटैक करेंगे। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसराइल इस वक्त एक नई लड़ाई के अंदर अपने आप को धकेल देगा, क्योंकि अमेरिका ने इसराइल को ये कहा था कि अगर आप अटैक करने जाएंगे ईरान के ऊपर तो हम आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि इसराइल के अटैक की सूरत में ईरान ने कहा था कि हम वापस जवाब तो हर दफ़ा देंगे, लेकिन अगर अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर अटैक करेगा हमें पता चलेगा तो हम अमेरिका का जो बहरी बेड़ा है इस खित्ते के अंदर उसके ऊपर अटैक कर देंगे और उसको बचाना अमेरिका के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका को अब ईरान के ऊपर अगर बराह रास्त कोई अटैक करना है तो उसको ज़रूरत होगी ऐसे अड्डों की या ऐसी एयर स्पेस की जिसको वो इस्तेमाल कर सके ईरान के ख़िलाफ़। ख़ास तौर पे उसको इराक़ से सपोर्ट चाहिए होगी, तुर्की से चाहिए हो सकती है, पाकिस्तान से उसको चाहिए हो सकती है। और कुछ खबरें ऐसे ही अभी तक उनकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोग दावा कर रहे थे कि शायद अमेरिका के पास बलूचिस्तान में कोई बंदोबस्त है। कुछ लोग ये दावा कर रहे थे, लेकिन तस्दीक अभी तक नहीं हुई। ऐसी चीज़ों की तस्दीक पाकिस्तान जैसे मुल्कों में बहुत देर से होती है, फौरी तौर पे चीज़ें पता नहीं चलती। भारत अमेरिकन मीडिया ने दावा किया कि ईरान में इसराइली फ़िज़ाइया की कार्रवाई की इतलात है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़िज़ाइया की जानिब से अस्फ़हान हवाई अड्डे के करीब कार्रवाई की इतलात है, जबकि ईरानी सूबे अस्फ़हान में एयर डिफेंस सिस्टम भी फ़ाल कर दिया गया है और ईरान के वसी इलाकाई अस्फ़हान वहाँ धमाके की आवाज़ सुनी गई है। साथ ही जो शाम के अस्सवीदा गवर्नरेट में भी धमाके की इतलात है। अमरीकी मीडिया ने दावा किया कि इराक़ में बगदाद और बाबल गवर्नरेट में भी धमाके हुए हैं, ताहम किसी जानी नुकसान की ताहाल कोई इतला मौसूल नहीं हुई। ईरानी खबर रसां एजेंसी जो है उसके मुताबिक ईरान ने अपने बहुत सारे शहरों में एयर डिफेंस सिस्टम को फ़ाल कर दिया है। अस्फ़हान और शराज के लिए परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई हैं, जबकि तेहरान एयरपोर्ट पर परवाज़ों की मनसूखी के ऐलानात के साथ लोगों को घर जाने की हदायत कर दी गई। ये ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा है। इसका इम्पैक्ट इस रीजन पे आएगा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की सूरत में। जो अब तक की इतला है उसके मुताबिक ये जो नई टेंशन क्रिएट हुई है इसके बाद 3% पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ी हैं। $92 तक ये पहुँच गई है, $89 से $92 तक पहुँच गई है। तो 3% के लगभग ये कीमतों में इजाफा हुआ है और इसका इम्पैक्ट अल्टीमेटली पाकिस्तान पे और बाकी मुल्कों के ऊपर आएगा। दूसरी जानिब जो ईरान का दावा है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। और शाम में ईरानी सफारत खाने पर हमले के जवाब में ईरान की जानिब से इसराइल पर ड्रोन हमले किए गए थे और अब इसराइली फ़ौज ने अटैक किया है। इस पर ईरान ने, जो ईरान की फारस न्यूज़ एजेंसी है उसके मुताबिक ईरान के सूबे अस्फ़हान के एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज़ सुनी गई थी, जिसके बाद परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई थी, जबकि ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को फ़ाल कर दिया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक अस्फ़हान में सुनी जाने वाली धमाकों की वजह मालूम नहीं हो सकी। हालांकि अमरीकी नशरियाती इदारे ABC न्यूज़ ने एक अमरीकी अहलकार का हवाला देते हुए कहा था कि इसराइल ने ईरान पर मिसाइल दागे हैं। ईरानी सरकारी टेलीविज़न के मुताबिक रात 12:30 पर अस्फ़हान के ऊपर 3 ड्रोन हमले किए गए और ईरानी फ़ज़ाइया ने तीनों ड्रोन मार गिराए। ताहम अब सूरत हाल कंट्रोल में है और मुअत्तल परवाज़ें बहाल कर दी गई हैं। यानी ये ईरान की जानिब से है कि हमारे ऊपर अटैक ज़रूर आया है, लेकिन हमने उससे अपने आप को बचाया है। साथ ही वो कह रहे हैं कि हमारी जो जौहरी तनसीबात हैं, जो हमारे एटमी असासे हैं ईरान के, वो मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। ईरानी जर्नल्स जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अस्फ़हान में किसी किस्म का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और कोई नुकसान ऐसा नहीं है जिसकी इतला मौजूद हो। और फ़ौज के इस जर्नल का हवाला जो है वो बरतानवी नशरियाती इदारे में छपा है। ईरान ने फौरी तौर पे वार्निंग जारी की है
اور ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے دو ٹوک الفاظ میں خبردار پہلے بھی کیا تھا، دوبارہ انہوں نے وارننگ جاری کی ہے اور انہوں نے کہا کہ فوری، سخت اور وسیع پیمانے پر سنگین رد عمل ہوگا اگر ایران کو کوئی نقصان پہنچا تو، اور اس کے لیے وہ مزید 12 دن انتظار نہیں کریں گے۔ پچھلے حملے کا جواب انہوں نے لگ بھگ 12 دن کے بعد دیا تھا، اس مرتبہ وہ 12 دن تک انتظار نہیں کریں گے۔ یہ جو اسرائیل کر رہا ہے اس سے مشرق وسطیٰ کے اندر لڑائی کے پھیل جانے کا خطرہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ یہ لڑائی پھیلتی ہے تو پھر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آسمان پر چلی جائیں گی اور حالات اتنے موزوں نہیں رہیں گے، خاص طور پہ پاکستان جیسا ملک جس کے پاس کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا، ہم پیٹرولیم مصنوعات کو بڑے پیمانے پر ذخیرہ نہیں کر پاتے، ہماری کیپیسٹی نہیں ہے، تو ہم زیادہ افیکٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے فوری طور پہ تیل خریدنا ہوتا ہے اور عوام کو دینا ہوتا ہے۔ تو وہ جو تیل مہنگا ملے گا اس صورتحال میں پاکستان کو بہت ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ ایران نے کہا ہے کہ اسرائیلی کارروائی پر فیصلہ کن جواب دینے سے ہم بالکل گریز نہیں کریں گے، یہ ایران نے خبردار کر دیا ہے۔ دوسری جانب IMF نے پہلے ہی پاکستان کو جنگ زدہ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ جو ایک رپورٹ ہمارے پاس موجود ہے اس کے مطابق IMF نے پاکستان کو دنیا کے ان 6 جنگ زدہ ممالک کی فہرست میں شامل کر دیا ہے جو شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ پاکستان کو، عراق کو، صومالیہ کو، سوڈان کو، شام کو اور یمن کو اکٹھا کھڑا کر دیا ہے۔ یہ وہ ملک ہیں جہاں پہ بہت برے حالات ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کو IMF رکھ کر دیکھ رہا ہے۔ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنا خرچہ ورچہ کم کریں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ ریفارمز لائی جائیں۔ اگر یہ ریفارمز نہیں آتی پاکستان میں اور یہ حکومت درست فیصلے نہیں کرتی تو IMF کا ڈالا ہوا بوجھ پاکستان کے ہر عام آدمی کے اوپر پڑے گا اور عام آدمی ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن میں جو 21 تاریخ کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اس میں دھاندلی کا مکمل پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ اب کچھ اطلاعات بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے ایک حلقے سے کچھ آڈیوز لیک ہوئی ہیں۔ ان آڈیوز کے مطابق یہ پنجاب کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے PP 147۔ یہاں کے جو الیکشن پولنگ سٹاف ہے اس کو شام 6 بجے، یعنی آج جب میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت شام 6 بجے کشمیر پارک جو ہے وہاں کی ایک ملک مارکی ہے اس میں طلب کیا گیا ہے۔ جو ملک مارکی ہے یہ مبینہ طور پر ملک ریاض جو اس وقت وہاں پہ مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں ان کی مارکی ہے، یعنی مسلم لیگ نون کا جو امیدوار ہے اس کی مارکی کے اندر مبینہ طور پہ جو آڈیو کے اندر آیا ہے پولنگ کا جو سٹاف ہے سرکاری اس کو وہاں پہ جمع کیا جا رہا ہے۔ اور ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ PP 147 کے نتائج میں رد و بدل کرنے کے لیے پرزائڈنگ افسران سمیت دیگر عملے سے 40 سے 50 خالی فارم 45 دستخط کروا لیے گئے ہیں۔ یہ خبر دی ہے جی شاکر محمود ایوان صاحب نے، جبکہ حماد اظہر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ٹویٹ کیا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے حماد اظہر جو پنجاب کے صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے نہ صرف ٹویٹ کیا بلکہ ثبوت کے طور پہ وہ آڈیوز بھی انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر لگائی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاڈلا لیگ کا امیدوار اور دھاندلی کے ماہر ملک ریاض کے شادی حال میں پنجاب حکومت پریزائڈنگ افسران اور پولنگ سٹاف کو اکٹھا کر رہی ہے۔ ذرائع بتا رہے ہیں کہ فارم 45 کی دستخط شدہ بلینک کاپیاں پہلے سے حاصل کر لی گئی ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ جو بڑا زندگی موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جو ایک امپریشن بن گیا نا PMLN کے خلاف کہ وہ الیکشن جیت ہی نہیں سکتے اور پنجاب کے اندر سے وہ اکھڑ گئے ہیں، ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے، ان کے پاؤں پنجاب میں سے اکھڑ گئے ہیں اور پنجاب ان کے ہاتھ سے نکل کر عمران خان کی جھولی میں جا پڑا ہے۔ اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے مریم نواز اور اس کی حکومت نے پورا زور لگا دیا ہے۔ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دھاندلی کر کے جھڑلو پھیر کر کچھ بھی کر کے پنجاب کے اندر ہونے والے انتخابات چاہے قومی اسمبلی کے ہیں چاہے صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے ہیں ان کو ہر حال میں جیتا جائے۔ پبلک کا ووٹ تو سارا کا سارا دوسری طرف ہے، وہ PMLN کو ووٹ ڈالنے کے لوگ چکر میں ہی نہیں ہیں۔ نواز شریف نے آپ نے غور کیا ہوگا کہ کمپین چلائی نہیں، یہ جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ان کے اندر میاں نواز شریف نے کوئی کمپین نہیں چلائی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نہیں چاہتے کہ بدنامی آ کے ان کے گلے پڑ جائے۔ دیکھیں نا ایک بندہ ویلا ہے، کوئی کام نہیں کر رہا، کوئی عہدہ نہیں ہے اس کے پاس، وہ ایک صرف MNA ہے، وزارت بھی نہیں ہے، صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کو مشورے دیتے ہیں وہ مشیر کے طور پہ، اور وہ عہدہ بھی ان کے پاس پریکٹیکلی موجود نہیں ہے۔ تو ایک ایسے شخص کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ جائے اور جا کے اپنی پارٹی کے لیے کمپین کرے، لیکن وہ اپنی پارٹی کے لیے کمپین نہیں کر رہا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر لوگوں نے ووٹ ڈالنے ہیں تو اس کو نہیں ڈالنے، اور اگر میاں نواز شریف خود ووٹ مانگنے جائیں گے تو لوگوں کی مخالفت میں اور نفرت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ میاں صاحب نے ڈیل کر کے اپنے سارے بیانیے کو اپنے ہاتھوں سے واڑ دیا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو دھاندلی کا نیا طریقہ کار استعمال کیا جا رہا ہے فارم 45 فارم 47، اس کے بارے میں بھی ایک حل موجود ہے، اور اس پہ جو ہے وہ ابھی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ جو ویڈیو آپ کل صبح دیکھیں گے، یعنی 20 تاریخ کی صبح یا شام کو جو آپ ویڈیو دیکھیں گے
20 तारीख को इलेक्शन से एक दिन पहले, उसमें इंशाल्लाह वो तरीका कार आपके सामने रखेंगे जिसको अडॉप्ट करने के बाद अवाम माफिया की इस धांधली से अपने आप को बचा पाएगी। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि बुशरा बीबी को खाने के अंदर टॉयलेट क्लीनर मिलाकर दिया गया है। और समाअत हो रही थी अदालत के अंदर, जज साहब ने एक और काम किया और इमरान खान ने जज नासिर जावेद राणा के रूबरू कहा कि कमरा अदालत में इजाफी दीवारें खड़ी कर दी गई हैं, ये ओपन कोर्ट वाला माहौल नहीं लग रहा। अदालत ने इस पे पूछा, इमरान खान ने बताया कि डॉक्टर आसिम यूनस ने बुशरा बीबी के टेस्ट शिफा इंटरनेशनल से कराने की तजवीज़ दी थी। जेल इंतजामिया पिम्स अस्पताल से टेस्ट कराने पर बजिद है। इमरान खान ने बताया कि कहा जा रहा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक सरकारी अस्पताल ही से टेस्ट कराने की इजाजत है। अदालत ने डॉक्टर आसिम यूनस के आने की बाबत इस्तफसार करते हुए कहा कि इंसानी बुनियादों पर बुशरा बीबी के टेस्ट निजी अस्पताल से कराने का ऑर्डर कर देते हैं। इमरान खान ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी को टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाकर दिया गया है। बुशरा बीबी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोज इनके मैदे में जलन होती है। इस मौके पर अदालत ने कहा कि समाअत के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुरेज किया करें, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मेरे नाम से बाहर कोई गलत बयान दिया जाता है तो मुझे उसकी वजाहत करना पड़ती है, इसलिए सहाफियों से बात करता हूं। अदालत ने कहा कि डेकोरम का ख्याल जरूरी है, आप समाअत के बाद सहाफियों से बात कर लिया करें, जिस पर इमरान खान ने बताया कि समाअत के बाद जेल इंतजामिया मीडिया को कमरा अदालत से बाहर निकाल देती है। उन्होंने इस्तदा की कि अदालत समाअत के बाद सिर्फ 10 मिनट मीडिया से बात करने की इजाजत दे दिया करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को NA 119 यहां पे जलसे की इजाजत मिल गई है और ये जज साहब के जरिए से मिली है, क्योंकि देखें जो सूबाई इंतजामिया है या जो ज़िले इंतजामिया है वो तो इजाज़त दे नहीं रहे, DCs वगैरह तो बिल्कुल परमिशन नहीं देते। डिप्टी कमिश्नर ने साफ कहा जी कि हम इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि मरियम नवाज़ के अंडर उन्होंने काम करना है, मरियम नवाज़ ने हालत बुरी कर देनी है। अगर किसी ने कोई खिलाफ वर्जी कर दी या कोई कानून के ऊपर अगर चल पड़ा तो मरियम नवाज़ ने तो बात ही नहीं सुननी उसकी। लिहाजा फिर अदालत के अंदर जाना पड़ा। अदालत ने उनको जो है वो इजाज़त दी कि आप वहाँ पे जलसा कर सकते हैं और दरख्वास्त गुजार को जलसे की जगह के बारे में कुछ देर में आगाह करे। ये DC ऑफिस को आगाह कर देगा दरख्वास्त गुजार। दूसरी जानिब जहां पे ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, पंजाब के वो 10 अजला हैं, वहां पे दफा 144 नाफिज कर दी गई है। यानी इतना खौफ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि अगर उन्होंने किसी जगह जलसा किया तो वो एक मोमेंटम पकड़ लेंगे। देखिए मसला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में मोमेंटम नहीं पकड़ पा रही। उसके कुछ रीजन हैं। एक बड़ा रीजन उसके अंदर यह है कि तहरीक इंसाफ का पहला बड़ा जलसा नहीं हो पा रहा, और जो क़यादत है उसमें जो मजबूत लोग हैं वो जेलों के अंदर बंद हैं, और जो लोग बाहर हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो उन्होंने अपने आप को छुपाया हुआ है, वो रूपोश हुए हैं, और जिन्होंने नहीं छुपाया हुआ उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है। पुलिस पूरी ताकत के साथ आ रही है। सिर्फ एक बड़ा जलसा या एक बड़ा जुलूस और एक बड़ी एक्टिविटी अगर पंजाब में कहीं हो जाती है तो उसके बाद इस मोमेंटम को रोकना मुश्किल हो जाएगा और बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा हर हाल में अब तक जो है वो इंतजामिया, पुलिस, सूबाई हुकूमत, एस्टेब्लिशमेंट वो कुछ ना कुछ करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दबा कर रखने में कामयाब है कि पंजाब में ये बाहर ना आ जाए। अगर पंजाब में बाहर आ गए तो सिचुएशन बदलना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, एक बहुत अजीब सी चीज़ पाकिस्तान में हो रही है। दुबई में जो बारिशें हो रही है ना, उसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल जरदारी के जो पिट्ठू किस्म के मीडिया वाले लोग हैं या उनसे बहुत प्यार करने वाले लोग हैं या उनके कारकुन वारकुन जो हैं, उन्होंने रौला डाला हुआ है कि जी दुबई में बारिशें हो गई, लेकिन दुबई डूब गया तो कराची डूबता है, तो आप इतना रोला क्यों डालते हैं, अब डालो रोला। तो बात यह है कि तो दुबई हमारा मुल्क नहीं है। दूसरी बात यह है कि दुबई डिज़ाइन ही नहीं हुआ था ऐसी बारिशों के लिए। वो हमेशा से खुश्क खित्ता है, वहाँ पर बारिशें होती ही नहीं थी, और ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से वहाँ पर पहली मरतबा ऐसी सूरत हाल बनी है। लेकिन 3 दिनों के अंदर उन्होंने अपने मुल्क को कैसे संभाला है ज़रा जाकर वो भी देख लें। बेशतर इलाके उन्होंने क्लियर कर दिए हैं और 1 हफ्ते के अंदर हर चीज़ को वो नॉर्मलाइज कर देंगे, जबकि कराची एक महीने तक नॉर्मलाइज नहीं होता। उसको डिज़ाइन किया गया उस शहर को बारिशों को ना देखते हुए, यानी वो डिज़ाइन ही ऐसे किया गया कि वहाँ बारिशें होती नहीं थी। और अब जब उनको ये मसला आया है, अगले चंद सालों में आप देखिएगा दुबई पूरा का पूरा बदल जाएगा, जितनी मर्जी बारिशें हो। कराची जो है वो हर साल डूबता नहीं है, वहाँ कचरे के ढेर हैं, वहाँ तजावजात हैं, वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पे बगैर नक्शों के इन्होंने चाइना कटिंग की हुई है। हुक्मरानों ने जो है वो अंधाधुंध जो है वो आबादियां फैलाई हैं और किसी कानून पर वहां अमल दरामद नहीं हुआ। टके का काम इन्होंने नहीं किया, कभी नालों की सफाई नहीं हुई, कभी इन्होंने जो है वो कचरा नहीं उठाया। तो ऐसी सूरत हाल में कराची जो है वो डूबता नहीं है बारिश में, उसको डबोया जाता है। कुदरती आफत में दुबई डूबा है, सिर्फ कराची को कुदरती आफत नहीं डुबोती, उसको हर दफा डबोया जाता है। लिहाजा दुबई और कराची का मवाजना करने वाले मुंह बंद रखें। नुसरत जावेद साहब ने क्लेम किया, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब ने जब पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की
تو ایک تو ان پہ بڑا احتجاج ہوا, بڑا رولا پڑا ہوا تھا وہاں پہ. نصرت جاوید صاحب کا کلیم ہے کہ وہ جو نہیں آئے نا لوگ, اور کون کون نہیں آیا ذرا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان بھی نہیں آئے, جو تینوں سروسز چیف ہیں, ایئر فورس, بحریہ, آرمی چیف, یہ تینوں اجلاس میں شریک نہیں ہوئے. پنجاب, سندھ اور خیبر پختونخوا کے وزرائے اعلیٰ بھی نہیں آئے, اور چاروں گورنرز بھی اجلاس کے اندر نہیں آئے. اب نصرت جاوید صاحب نے خبر دی ہے کہ یہ جو سروسز چیف نہیں آئے, آرمی چیف اور ان کے ساتھ دوسرے جو اعلیٰ فوجی افسران ہیں, وہ صدر پاکستان جو کمانڈر ان چیف ہیں, ان کی تقریر سننے کے لیے جو نہیں آئے, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں یہ انفارمیشن مل گئی تھی کہ وہاں بہت تگڑا احتجاج ہو رہا ہے, اور اگر ہم وہاں پہ جائیں گے تو احتجاج کا رخ کہیں ہماری طرف یا کوئی اس طرف نہ مڑ جائے. اس طرح سے انہوں نے ایک بات بتائی نصرت جاوید صاحب نے. ہو سکتا ہے ان کے پاس یہ اطلاع موجود ہو. تو وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان بھی نہیں آئے, وزیر اعظم آزاد اور جموں کشمیر بھی اجلاس میں نہیں آئے, یعنی زرداری صاحب کے اندر کسی نے دلچسپی نہیں لی. یہ حالت ہے صدر پاکستان کی. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.